जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग, जैसा आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो फिक्स हो चुका है कि आप लोग का एग्ज़ाम 18 फरवरी से लेकर आप लोग का एग्ज़ाम 18 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक होगा। कब तक होगा बाबू? 27 फरवरी तक होगा। आप लोग को पता होगा ये बात। देखिए, तो यूपी बोर्ड ने क्या किया है कि मॉडल पेपर आप लोग के लिए मॉडल पेपर अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो वही जो सेम मॉडल पेपर है वो हमने यूपी बोर्ड वाला ये आप लोग को एक प्रारूप दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग को हिंदी का पेपर कितनी तारीख को है? 18 फरवरी को है। बाकी इसी तरह आपने टाइम टेबल देखा होगा यूपी बोर्ड का। तो आप लोग का एग्जाम साइंस वालों का मैं बात कर रहा हूँ 27 फरवरी को एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। फिर एक वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा क्या कि इन आंसरों को कैसे कैसे लिखना है, समझ रहे हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कॉपी कैसे लिखनी है। मॉडल पेपर भी सामने रहेगा, कॉपी भी रहेगी, और कैसे आंसर को लिखना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये ये यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है तो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी अपना एक मॉडल पेपर सभी सब्जेक्टों का जारी करता है। तो वहाँ से आप ये मॉडल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे क्या, यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, उसके होम पेज पे जाएंगे, मॉडल पेपर में जाएंगे तो हर साल मॉडल पेपर वो क्या करता है, अपलोड करता ही करता है। तो उसी मॉडल पेपर के सहारे मैं सोचा क्यों ना आपको एक प्रारूप बता दिया जाए। और वैसे ऐसा नहीं कि हिंदी का ही मॉडल पेपर कराऊंगा, मैं आप लोग को हिंदी का कराऊंगा, इंग्लिश का कराऊंगा, मैथ का कराऊंगा, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। हिंदी का आज मैंने करा दिया, फिर देखता हूँ इंग्लिश का भी करा देता हूँ, मैथ का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ठीक है, इतना सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर यहाँ पर करा दूंगा। और केवल एक ही नहीं, और भी जितने भी मॉडल पेपर हैं इनका सलूशन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा चीज इस एमबीपी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है बाबू, अगर आप नए हो, आप इस वीडियो में पहली बार क्लिक किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को जो 12th में गए हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है, आप उनको ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक 27 फरवरी तक मैं आप लोग के साथ बिल्कुल बना रहूंगा हर सब्जेक्ट की तैयारी के साथ। चलिए ठीक है, इतना तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। अभी मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान आप लोग के लिए सोचा है और इसके लिए आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए देखिए, 2025-26 क्लास 12 विषय सामान्य हिंदी ऐसा लिख के आएगा। पूर्णांक 100, समय 3 घंटे 15 मिनट। ऐसा ही सेम ऐसे ही लिख के आएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड ने ही जारी किया है पूरा पूरा। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें दो खंड होंगे, खंड क और खंड ख। चलिए देखते हैं। देखिए, खंड क शुरू हो रहा है। खंड क में क्या होगा, हिंदी साहित्य से, पद से पद से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे। किसी बात की चिंता नहीं लेना है। मैं आप लोग को लिए क्या करूंगा कि 5 क्वेश्चन, मैं जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ये देखो 5 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 5 क्वेश्चन है ना, क ख ग घ अंग। 5 क्वेश्चन गद्य से, 5 क्वेश्चन पद से। ये 10 नंबर का जो होता है ये बहुत ही आसान होता है इसको लेना। आप लोग को क्या करना है, इसको क्वेश्चन के ऑप्शन को अपने दिमाग में बैठा कर रखना है और रिवीजन करते रहना है। तो 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद से मैं प्रॉपरली इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर की जो वीडियो होगी ये इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन गद्य से उनकी रचनाओं के लेकर है। उपन्यास है, नाटककार हैं, जैसे कोई रचना बता देगा, उस रचना के संपादक कौन है या इसकी काल की विशेषता क्या है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, ये ऊपर वाला 5 नंबर गद्य से हो गया, नीचे वाला
पद्य से हो गया 2 नंबर, इसमें भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। आप सही कर देते हैं, आंसर लिख देंगे, आप लोग को 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। या तो 1-2 गलत भी हो जाएगा तो 8 नंबर तो आप लोग का रहेगा। ठीक है, वैसे आप गलत क्यों करेंगे, कोई गलत नहीं करना है इसमें करना ही क्या है, आप लोग को पढ़ना है, देखना है, ऑप्शनों को देखना है और दिमाग में बैठाते रहना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा वही। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, इसके लिए प्रॉपरली मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी में इसका आंसर कैसे लेंगे। कभी कभी होता है आप लोग पूरा ये छापने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका जो आंसर होगा कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल अपना मॉडल पेपर देखिए कि किस प्रकार से मॉडल पेपर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्नों तक आपने देख लिया ना। 2 प्रश्नों तक क्या है, पहले प्रश्न तक आप लोगों ने जैसे अब देखिए नवंबर का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ये 5 प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न गद्य से और पद्य से रचनाओं से पूछा गया है, जो किताब की शुरुआत में ही रहता है। और इम्पॉर्टेंट जितना है मैं अपने हैंड राइटिंग से लिख कर छाट कर इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ये रही आपके 10 नंबर की तैयारी 100 नंबर में। प्रश्न नंबर तीसरा होगा जो आपके गद्य से पूछा जाएगा, गद्य वाले भाग से। उसमें एक आपको पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उस पे आधारित 5 प्रश्न पूछा जाएगा और एक और गद्य दिया जाएगा अथवा करके, उस पे भी 5 प्रश्न होगा, वो उसका आप लोग का उत्तर लिखना है। देखिए इस गद्य को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझिए ये आपके ये अपठित नहीं है, ये पठित है। आप लोग को पठित जितना आपने चैप्टर पढ़ा है गद्य में उसी में से आएगा। आप लोग जैसे हिंदी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको पहचानना होगा कि देखिए संदर्भ पूछ रहा है ना, संदर्भ उसके रचनाकार कौन है, किस पार्ट से है, तो आप लोग को ये दिमाग में रखना होगा कि ये गद्य एक किसका पार्ट है, समझ रहे हैं, किस चैप्टर का पार्ट है और उस चैप्टर का रचनाकार कौन है। एक एक पार्टिकुलर वीडियो 2 या 3 मिनट का बना दूंगा कि आप लोग को पद्य में गद्य में जितने भी चैप्टर हैं उसके रचनाकार और उसके लेखक पे उस पे भी बना दूंगा, वो भी आप याद कर लेंगे। नहीं इतना तो आप कर सकते हैं कि आपके हिंदी में जितना पद्य और गद्य में चैप्टर हैं, आप अगर उसका पार्ट अगर एक एग्जाम में दे दिया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि किस चैप्टर का पार्ट है। इसलिए सभी चैप्टरों को गहनता से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी आप लोग को टीचर इतना अच्छे से व्याख्या किए होंगे कि आप इस गद्यांश का 1-2 लाइन पढ़कर ही जान जाएंगे कि किस चैप्टर से है। लेकिन हो सकता है तो आपको उस चैप्टर का नाम ही नहीं याद आ रहा हो सकता है कि उसका लेखक ही नहीं याद आ रहा हो। तो यहाँ पर एक गद्यांश की संदर्भ लिखने में दोनों यूज होता है ना बाबू, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अगर मान लो एक गद्यांश से आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा गद्यांश अथवा दिया है, आप इससे तो जरूर पहचान पाएंगे। देखिए 5 प्रश्न कैसे होगा कि उसमें कुछ देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछेगा, कहेगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर में। देखिए संदर्भ लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुछ रेखांकित अंश दे देगा, रेखा खींच देगा, देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कहेगा उसकी व्याख्या कर दीजिए। इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, देखिए इसको खूब विधिवत पढ़ेंगे ना तो इसका उद्देश्य समझ में आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। अगर आपको नहीं इसका आइडिया मालूम लग रहा है तो मैं गद्यांश जब सॉल्व कराऊंगा पहला काम क्या करूंगा, पहले गद्य और पद्य से जितने भी इंपॉर्टेंट साहित्यकार रचनाकार जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो आपको क्लियर करा दूंगा। फिर गद्य में कई गद्य सॉल्व कराऊंगा और इन 5 प्रश्नों को लिख कर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उत्तर देना है। ठीक है, देखिए अब ये प्रश्न जैसे देखिए गद्यांश का संदर्भ समझ गए, रेखांकित अंश की व्याख्या समझ गए, गद्यांश का उद्देश्य कैसे लिखना है, गद्यांश को खूब गहनता से पढ़ना है, उसके उद्देश्य को समझना है। जैसे 1-2 गद्यांश पढ़कर समझकर उसका अगर आप उसका उद्देश्य लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उद्देश्य लिखना कैसे है। ठीक है, उसी में से एक प्रश्न पूछेगा, देखिए प्रश्न पूछेगा और आप इस गद्यांश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछ पूछ रहा है कि लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है, तो इस कहानी का नायक कौन है। तो इस कहानी का मतलब इस पद्यांश में ही आपको मिल जाएगा कि किसको इंगित कर रहा है। आप गद्यांश 1-2 सॉल्व करेंगे ना, आपको बहुत आसान चीज है, आसान का नंबर है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और वैसे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा गद्यांश, पिछली बार वाले एग्जाम में नहीं करा पाया था लेकिन इस बार कराऊंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऐसे ही सेम प्रश्न पद्यांश से आएगा, पद्यांश समझ रहा है ना, पद्यांश का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए क्लास में पढ़ाए होंगे तो उसके अर्थ को रिवीजन। देखिए गद्यांश क्या है, पढ़ाए होंगे, कहानी की तरह सुने होंगे तभी उसको, देखिए उसका गद्यांश का अर्थ तो लिखाया नहीं जाता है लेकिन पद्यांश का अर्थ भी लिखाया जाता है क्योंकि इसके पद्यांश का अर्थ कठिन होता है। तो इसको आपको समझने के लिए इस पद्यांश को तो आपको बाबू ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेम काम आपको पहचानना पड़ेगा कि पद्यांश किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तब वो पूछेगा कि
उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेम प्रश्न, पहला संदर्भ, उसमें भी कुछ रेखांकित भाग देगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसमें नहीं दिया है, रेखांकित अंश छूट गया, हो सकता है रेखांकित कुछ कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया है ना, वैसे यहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा प्रिंट करने में। कहा है ना रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें भी रेखांकित अंश किया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आपको कुछ शब्दों को नीचे कर देगा। लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए आपको पूरा विधिवत रिवीजन करके जाना होगा। इसको आप पढ़ के ऐसे इसका उत्तर नहीं दे सकते। इस पद्यांश पे भी वीडियो बनाऊंगा कैसे उत्तर लिखना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जो भी अर्थ बताएं उसको अर्थ को लिख लेना क्लास में, नहीं लिखोगे बाद में भूल जाओगे। उस अर्थ को अगर लिखे होगे तो आप लोग को तैयार हो जाएगा आराम से। इसका अर्थ जानोगे तभी उसका व्याख्या कर पाओगे। और हाँ, उसका अर्थ जानोगे तभी बता पाओगे कि पद्यांश के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, ये चीज तभी बता पाओगे। और कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है, तो अर्थ बिना जाने इसका मान लो संदर्भ तो लिख दोगे, लेकिन ये चारों प्रश्न इसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा। और गांधी जी किस आदर्शों पर, इसका भी उत्तर आप उसका अर्थ जानोगे तभी दोगे। तो पद्यांश का 10 नंबर थोड़ा सा मुश्किल है, आसान भी है, लेकिन आपको उसका अर्थ आना चाहिए। गद्यांश में अगर कहानी की तरह ऐसे सुने भी होंगे तो उसका अर्थ आप खुद पढ़कर भी निकालेंगे, 12th में गए हैं, इतने समझदार हैं, ठीक है। पद्यांश वाला थोड़ा सा बाबू क्लियर कर लेना। और पद्यांश को भी 2, 4, 6, 8 जो प्रीवियस का है उसको भी जितना हो सकता है टाइम मिलेगा मैं कराऊंगा। क्योंकि देखिए इस समय 12th का भी एग्जाम है और मेरा एक अलग चैनल है एमबीपी कंपटीशन, उस दूसरे चैनल पे भी रेलवे का एग्जाम चल रहा है। तो रेलवे के भी बच्चों को फोकस करना है, आप लोग को भी फोकस करना है, ठीक है। लेकिन मेन फोकस अभी इधर ही है मेरा। वहां पर भी वीडियो मुझे डालना होता है, यहाँ पर भी डालना होता है। अगर कोई आपके है घर पर जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप उसको इसके बायो में एक चैनल है एमबीपी कंपटीशन, वो चैनल भी आप उनको शेयर कर दीजिएगा और रेलवे की तैयारी से जुड़े हैं। फिलहाल इसमें ग्रुप डी लेवल 1 आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो रेलवे का एक एग्जाम है जिसका एग्जाम डेट आया है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह में बिजी हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी यहाँ है मेरा, 12th वाले बच्चों के लिए है। वहाँ पर भी है, वहाँ का भी बच्चों को वीडियो में डाल रहा हूँ, अभी आज ही डाला था। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, वो चैनल आपको शेयर कर देना है अपने बड़े भाई जो भी घर पर हैं, बड़े भाई होंगे आपको तैयारी करते होंगे, उनको आपको शेयर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अथवा में भी हम लोग, चलिए फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, अपना फोकस इस पे रखिए। यहाँ पर भी अथवा करके एक और देगा पद्यांश, आप लोग को समझना होगा, अर्थ जानेंगे, मान लीजिए संदर्भ लिख देंगे, लेकिन और चीज को जो व्याख्या है उसके अर्थ से ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां, देखिए यहाँ पर पद्यांश में रस और अलंकार भी पूछ लिया है। देखिए रस और अलंकार में क्या है, रस और अलंकार पे भी वीडियो मुझे बनानी ही पड़ेगी। रस और अलंकार क्या होता है, आगे इस पे भी प्रश्न पूछेगा कि रस अलंकार छंद ये सब क्या है, ठीक है। अभी आगे आपको समझाएगा। और वैसे अब तक तो रस अलंकार छंद आपको पढ़ा भी दिया गया होगा। प्रश्न नंबर 5वां, देखिए जीवन परिचय से, जीवन परिचय का वीडियो मैंने पहला अपलोड कर दिया है, ठीक है। पहले तो मैंने पहले जीवन परिचय आचार्य, शायद हाँ, आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी का मैंने जीवन परिचय अपलोड कर दिया है, बाकी का जितना इंपॉर्टेंट है अपलोड करना है। तो आप लोग क्या करना है, इनकी इनकी रचनाओं, उनकी प्रमुख रचनाओं का और साहित्यिक परिचय, देखिए हरिशंकर परसाई का मैंने लिख दिया है 80 शब्द, हाँ 80 शब्द में ही हमने सीमा को भी अधिकतम ध्यान दिया है कि शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। तो मैंने इस चैनल पे हरिशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपलोड कर दिया है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसका भी कर देंगे। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार कवि का भी साहित्यिक परिचय होगा, 3 देगा, कम से कम 3-4 जितना होगा चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, उसको लिखने का तरीका भी सीख लीजिएगा। उसके बाद और हम चैनल पे उसको अपलोड भी किए हैं, और जितना बाकी है कर देंगे, ठीक है। कहानी, देखिए कहानी आपके सिलेबस में है, कहानी उसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, या तो उस कहानी की समीक्षा लिखना है। शायद 4 कहानी है, चारों कहानी का मैं कथा वस्तु कहानी की समीक्षा इस चैनल पे करा दूंगा, ठीक, कुछ नहीं छोड़ना है इस बार। अगली बार पूरा नहीं हो पाया था तैयारी, 2024-25 के बच्चों के लिए नहीं हो पाया था, लेकिन 25-26 के बच्चों के लिए एकदम पूरा का पूरा एक भी चीज नहीं छोड़ना है। आप लोग का एक खंड काव्य होता है, क्लास में बताया होगा, नहीं बताया गया होगा तो अब तक बता दिया जाएगा कि खंड काव्य होता है, अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। इस पे भी एक थोड़ा सा हम सोचता हूँ वीडियो बना दूंगा कि किस किस जिले के लिए कौन कौन सा खंड काव्य होता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो मैं सारे खंड काव्य सोचता हूँ करा दूंगा, ऐसा नहीं है। सारे खंड काव्य को कैसे उसके नायक का चरित्र चित्रण करना है, कैसे उनका, तो इस चीज को हम क्या करेंगे,
पूरा का पूरा खंडकाव्य हम जितना होगा मैं बता दूंगा। मैंने अभी बताया ना कि रेलवे वाले बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है, फोकस वहां पर भी है, वहां भी वीडियो बनानी है मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जितने भी अन्य अन्य जिलों का है वो खंडकाव्य इस प्रकार दिया गया है, पूछा गया है। चलिए यहाँ पर खंडकाव्य के साथ साथ खंड क समाप्त होता है। मैंने शुरुआत में बताया पेपर 2 पार्ट में है, अब खंड ख शुरू होता है। खंड ख में भी सेम काम आपके अनिवार्य संस्कृत होगा। अनिवार्य संस्कृत में भी सेम काम वो करेंगे, क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। आप लोग को एक गद्यांश देंगे, एक पद्यांश देंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए हिंदी के गद्यांश जो होता है उसको आप पढ़कर अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन हिंदी में जो पद्यांश होता है उसका अर्थ निकालना होता है। लेकिन संस्कृत में खेल उल्टा है, इसके गद्य का भी अर्थ आना चाहिए, पद्य का भी अर्थ आना चाहिए। आप इसके गद्य का भी अर्थ पढ़कर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब हिंदी का गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है आप उसमें क्लास में नहीं भी ध्यान दिए होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप समझते होंगे चीज़ों को तो आप उसका पढ़कर अर्थ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ गद्य में पद्य में दोनों में ध्यान देना होगा, दोनों का अर्थ आपको आना चाहिए। तो आप देखिए संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, चलिए और संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ का 2 नंबर है, 5 नंबर हिंदी का अनुवाद करना है। अनुवाद करना भी सिखा देंगे, जितना होगा अनुवाद करना सिखा देंगे। बाकी ये चीज अपने आप टीचर से भी समझिएगा अच्छे से इसको क्लास में बैठकर हिंदी की। खंड क में एक श्लोक देगा, देखिए उसमें कुछ चैप्टरों में गद्यांश होगा, कुछ में पद्यांश होगा, श्लोक होगा। तो श्लोकों को भी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए श्लोक भी पूछा गया है अथवा करके 2, और ये गद्यांश भी 2 पूछा गया है। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ये भी 7 नंबर का है। देखिए अब पूछा जाएगा मुहावरा, किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। जितने इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सब मैं कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, एक होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है, अपठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जैसे शुरुआत के जो गद्यांश पद्यांश मैंने बताया वो आपके चैप्टर से होगा, लेकिन एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। और देखिए आप क्या करेंगे, उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे और उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि कुछ अपठित गद्यांशों को भी मैं करा दूंगा इस पे कि आपको कैसे पढ़कर अर्थ निकालना है और उसी के आधार उस प्रश्न का जवाब देना है। ये भी मुफ्त का नंबर होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको छोड़ना मत, कुछ ना कुछ लिख देना है। और इन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में छुपा होता है, भले अपठित होता है। ठीक है, इसमें संदर्भ वंदर्भ नहीं पूछता है, कुछ नहीं चिंता करना है। आप लोग को इस गद्यांश को 1 बार 2 बार इत्मीनान से शांति से पढ़ना है और इसके प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित है, मिल जाएगा। मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मैंने बताया ना कैसे कैसे मैं सारी चीजों को इस पे कराते जाऊंगा इसी एमबीपी इंस्टीट्यूट के चैनल पे। ठीक है, और इसमें भी अथवा करके एक और दे दिया है, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं थी फिर भी दे दिया है आप लोग की सुविधा के लिए कि मान लीजिए ये गद्यांश आप लोग को न थोड़ा समझ में आए तो यहाँ पर एक और गद्यांश दे दिया है, इस चीज का लिखना है, उसको उसी तरह इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। हाँ देखिए एक प्रश्न और टाइप का पूछता है कि शब्द युग्म होता है तो उसका सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। शब्द युग्मों में जो भी इंपॉर्टेंट है पिछले वर्ष पूछा गया है, इस प्रकार का प्रश्न नंबर 11 में जो पूछा है भवन भुवन अविराम अभिराम, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है लिख कर एक पीडीएफ पर पेज पर आपको इंपॉर्टेंट करा देंगे। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का इसमें ख है, शब्द इस एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये भी देखिए एक एक क्वेश्चन पूछता है कि एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। तो ये भी देखिए आप सीरीज खरीदे होंगे, बुक खरीदे होंगे, कराया गया होगा, नहीं कराया होगा कोई बात नहीं। हम जितने भी इंपॉर्टेंट है वैसे वायु मित्र राजा लक्ष्य जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द है उसके कैसे 2-2 अर्थ होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी इस चैनल पे आएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जितना भी होगा 50 100 150 सारा का सारा इस चैनल पे अपलोड होगा। जो टीचर्स वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 पूछा है 2 नंबर में है। वाक्यों को शुद्धिकरण, देखिए वाक्यों का शुद्धिकरण भी 2 नंबर में पूछता है, 2 वाक्यों को इसमें करेक्शन करना होता है ग्रामर के आधार पे, व्याकरण के आधार पे। इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। कम से कम अगर 30-40 सेंटेंस को शुद्धिकरण करना सीख गए तो फिर कोई भी सेंटेंस आपसे पूछेगा आप उसके आधार पर उसका शुद्धिकरण कर लेंगे। इसकी भी प्रैक्टिस पूरा पूरा हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि रस अलंकार छंद चौपाई ये सब पूछ रहा है। 2 नंबर में देखिए रस पूछा है, 2 नंबर में आपको अलंकार पूछा है, 2 नंबर में चौपाई और छंद पूछा है। तो सारा का सारा उदाहरण सहित सारा का सारा मैं 6 नंबर का वीडियो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको रस अलंकार छंद दोहा ये सब क्लियर करा दूं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको भी प्रॉपर वीडियो आएगी। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बहुत होगी भी,
अगर मुझसे पढ़ना होगा तो मैं तो उसको कराऊंगा, क्योंकि मेरे भले ही यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि इस चीज़ को कवर कराना, तो मैं इसको कवर कराऊंगा। ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर 13, एक महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। 250 शब्द में लिखना है। पत्र कैसे लिखा जाता है, हालांकि ये अंग्रेजी में भी जाएंगे तब भी वहां लिखना होगा, पर वहां तो पत्र और एप्लीकेशन दो चीज होता है शायद, लेकिन यहाँ पर पत्र कैसे लिखना है, उसको कैसे लिखना है, वो चीज भी हम आप लोग को कवर कराएंगे। ठीक है। ये 6 नंबर का है। और एक अपने भाषा, देखिए यहाँ पर एक पत्र लिखना होता है, और सेम यहाँ पर देखिए 9 नंबर में एक निबंध लिखना होता है, एक निबंध लिखना होता है। निबंध और पत्र दोनों को कम से कम, देखिए ये तो लॉन्ग लॉन्ग वाली टॉपिक है, कम से कम 2 या 3 या 4 टॉपिकों पे जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना निबंध भी करवा देंगे, और उतना जितना भी पत्र होगा इंपॉर्टेंट, कैसे एक बार तरीका सीख गए ना किस चीज को, पत्र में तो तरीका सीखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो इस समय ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग मतलब समाज में देखिए, एक इसमें से आतंकवाद कॉमन होता है, पर्यावरण कॉमन होता है, बेरोजगारी कॉमन ही चीज है। इन चीजों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस इसी ऑप्शन में से देगा, ज्यादा नहीं देगा, समझिए। आतंकवाद कॉमन होता है, देखिए बेरोजगारी कॉमन है, पर्यावरण पर्यावरण कॉमन है। अगर इन तीनों पे भी निबंध लिखना सीख गए तो तीनों में से एक तो आपको मिल ही जाएगा। फिर भी जितना होगा निबंध भी लिखना मैं आपको सिखा दूंगा। जितने भी प्रश्न है एक भी छूटने वाला नहीं है। हालांकि रेलवे वालों का भी एग्जाम है, आप लोग का भी एग्जाम है, दोनों फोकस करना है। समय भी मेरे पास पर्याप्त है, मेरा भी कोई एग्जाम है नहीं, सारा का सारा चीज मैं कराऊंगा। ये तो हो गया पूरा हिंदी का। ठीक है, हिंदी का हो गया। इसके बाद आपका क्या बचा है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर आएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लड़कों को भी शेयर कर दीजिएगा, आपके जो साथ के हैं। बाकी आपके घर पर और कोई जो है आपके भैया होंगे, रेलवे की तैयारी करते होंगे, उनका भी एग्जाम होगा, एनटीपी से एएलपी ग्रुप डी लेवल 1, इस समय फिलहाल ग्रुप डी का चल रहा है। तो एमबीपी कंपटीशन, इस चैनल का नाम एमबीपी इंस्टीट्यूट है, जिसपे आप वीडियो देख रहे होंगे, उस चैनल का नाम एमबीपी कंपटीशन है। वो कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो वो चैनल भी उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।